तो नमस्कार। क्या इजराइल अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुका है? क्या वेस्ट एशिया की बदलती राजनीति इजराइल को उस मोड़ पर ले आई है जहां उसे पहली बार अपने अस्तित्व को लेकर गंभीर चिंतन करना पड़ा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता केवल एक कूटनीतिक प्रक्रिया या फिर यह वह भू राजनीतिक घटना साबित हो सकती है जो पूरे वेस्ट एशिया का शक्ति संतुलन बदल देगा? आज दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों, सुरक्षा विश्लेषकों, कूटनीतिज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के सामने यही सवाल खड़े हैं। और इन सवालों का केंद्र केवल ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल, विशेष रूप से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी पूरी राजनीतिक यात्रा सुरक्षा, सैन्य शक्ति और ईरान विरोधी नीति के इर्द गिर्द घूमती रही। आज चर्चा केवल इस बात के नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या समझौता होने वाला है। असली सवाल यह है कि उस समझौते के बाद इजराइल की भूमिका क्या रह जाएगी। वह इजराइल जिसने पिछले कई दशकों में स्वयं को वेस्ट एशिया की सबसे प्रभावशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया, क्या वह अब एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था में खुद को अलग पाता हुआ दिखाई दे रहा? 28 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इजराइल की पूरी रणनीति पूरी तरह सफल हो रही है। शुरुआती हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों और कमांडरों को निशाना बनाया गया। इजराइल को विश्वास था कि इस अभियान के बाद ईरान की सैन्य और राजनीतिक संरचना कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, परिस्थितियां बदलती चली गई। ईरान के भीतर नई नेतृत्व संरचना सामने आई। नई पीढ़ी के सैन्य कमांडरों और रणनीतिकारों ने संघर्ष को केवल इजराइल बनाम ईरान के रूप में नहीं देखा बल्कि इस पूरे वेस्ट एशिया की शक्ति संरचना से जोड़ दिया। इनके लिए यह संघर्ष अमेरिकी प्रभाव, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और इजराइल की विस्तारवादी रणनीतियों के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोध का हिस्सा बन गया और यहीं से युद्ध का चरित्र बदल गया। अब निशाना केवल इजराइल नहीं रहा, निशाने पर वे सभी क्षेत्र आने लगे जहां अमेरिकी सैन्य उपस्थिति मौजूद थी। उन समुद्री मार्गों पर भी दबाव बढ़ने लगा जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति संचालित होती है। यरूशलेम का नाम भी इस पूरे संघर्ष के प्रतीकात्मक केंद्र के रूप में बार बार सामने आने लगा। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरें सामने आने लगी और यहीं से इजराइल की चिंता शुरू होती, क्योंकि इजराइल का मानना रहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन जिस संभावित समझौते की चर्चा हो रही है उसमें मिसाइल कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख नहीं दिखाई देते। यही नहीं, परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी वे शर्तें सामने नहीं आ रही जिनकी अपेक्षा इजराइल लंबे समय से करता है। यही कारण है कि इजराइल के भीतर कई सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व अधिकारी इस समझौते को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि यदि आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी जाती है, यदि ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां अनफ्रीज होती हैं, यदि उसके वित्तीय संसाधन फिर से सक्रिय होते हैं तो उसका प्रभाव केवल ईरान की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। वह संसाधन क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों और सामरिक परियोजनाओं तक भी पहुंच सकता है। यहीं से इजराइल की रणनीतिक गणना बदल जाती है, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा नीति दशकों से इस सिद्धांत पर आधारित रही है कि संभावित खतरों को अपनी सीमाओं तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर दिया जाए, चाहे वह गाजा पट्टी हो, दक्षिणी लेबनान हो, हिजबुल्ला हो, हूती विद्रोही हो या फिर ईरान स्वयं क्यों न हो। इजराइल की सोच रही कि यदि वह केवल अपनी सीमाओं के भीतर रहकर इंतजार करे तो खतरे उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उसकी सुरक्षा नीति हमेशा सक्रिय और आक्रामक रही। लेकिन यदि अमेरिका एक नई कूटनीतिक दिशा अपनाता है तो क्या इजराइल उसी प्रकार अपनी रणनीतिक
जारी रख पाएगा? यही वह सवाल है जो आज तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक पूछा जा रहा है। इजराइल के लिए दूसरी बड़ी चुनौती उसकी घरेलू राजनीति। आने वाले महीनों में राजनीतिक परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की पूरी राजनीतिक पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर निर्मित हुई है। उनके समर्थकों का बड़ा वर्ग उन्हें उस नेता के रूप में देखता है जिसने ईरान के खिलाफ सबसे कठोर रुख अपनाया। लेकिन यदि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है और उस समझौते में इजराइल की प्रमुख चिंताओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता, तो नेतन्याहू को अपने मतदाताओं के सामने इसका जवाब देना पड़ सकता है। यही कारण है कि हाल के महीनों में उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में एक बात बार बार दोहराई जा रही है। वह कहते हैं कि जब तक वह प्रधानमंत्री है, ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बदलती परिस्थितियों के बीच यही उनका सबसे प्रमुख और स्पष्ट संदेश बन गया। दूसरी तरफ अमेरिका की स्थिति भी आसान नहीं। वाशिंगटन को केवल इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया को ध्यान में रखना पड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्ग, खाड़ी देशों के साथ संबंध, वैश्विक अर्थव्यवस्था और घरेलू राजनीति, इन सभी कारकों के बीच अमेरिका को संतुलन बनाना होता है। यदि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करता है तो उसे इजराइल की नाराजगी का जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि वह समझौता नहीं करता तो उसे लंबे समय तक चलने वाले क्षेत्रीय तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि वाशिंगटन के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई देते हैं। पेंटागन के रणनीतिक चिंताएं अलग हो सकती हैं, व्हाइट हाउस के राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। कांग्रेस के भीतर भी इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण मौजूद है। लेकिन सबसे दिलचस्प परिवर्तन शायद खाड़ी देशों की नीति में दिखाई दे रहा। वर्षों तक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहने वाले कई देश अब अपने विकल्पों का विस्तार कर रहे हैं। वे केवल एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वे अपने आर्थिक हितों, ऊर्जा निर्यात, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी कारण ईरान के साथ संवाद और समझौते की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देती है। यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो वेस्ट एशिया के राजनीति में एक नया शक्ति संतुलन उभर सकता है, और यही वह परिदृश्य है जिससे इजराइल सबसे अधिक चिंतित दिखाई देता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से उसकी रणनीतिक बढ़त केवल सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय गठबंधनों, अमेरिकी समर्थन और अपने विरोधियों की आर्थिक सीमाओं पर भी आधारित रही। यदि इनमें से किसी एक स्तंभ में भी बदलाव आता है तो पूरी रणनीतिक संरचना प्रभावित हो सकती है। अब चर्चा भारत की भी होती है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, बहुध्रुवीय कूटनीति और रणनीतिक संतुलन की दृष्टि से भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत के रूस, अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देशों और ईरान सभी के साथ संबंध है। यही कारण है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो विभिन्न शक्ति केंद्रों के बीच संवाद बनाए रख सकता है। ब्रिक्स की बैठक से लेकर वैश्विक आर्थिक मंचों तक भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यदि आने वाले समय में वेस्ट एशिया की एक नई व्यवस्था आकार लेती है तो भारत निश्चित रूप से उन प्रमुख देशों में शामिल होगा जिनकी प्रतिक्रिया और नीति पर दुनिया की नजर होगी। लेकिन वापस इजराइल पर लौटते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न अभी वही, क्या इजराइल अमेरिका के बिना अपनी वर्तमान रणनीतिक स्थिति बनाए रख सकता है? क्या वह अकेले उन सभी मोर्चों का सामना कर सकता है जिनका उल्लेख वह वर्षों से करता आया? क्या वह दक्षिणी लेबनान, गाजा, समुद्री मार्गों और ईरान से जुड़े खतरों को उसी प्रकार नियंत्रित कर पाएगा, या फिर उसे अपनी रणनीति में मूलभूत बदलाव करना पड़ेगा?
इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वेस्ट एशिया एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर दौर से गुजर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित क्षेत्रीय व्यवस्था पहली बार इतनी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, नई प्राथमिकताएं उभर रही हैं, आर्थिक हित सुरक्षा रणनीतियों को प्रभावित कर रहे हैं और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में इजराइल खड़ा है। आने वाले महीनों में लिए गए निर्णय केवल इजराइल या ईरान का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। क्या इजराइल नई वास्तविकताओं के साथ स्वयं को ढाल लेगा? क्या अमेरिका और इजराइल के संबंध उसी रूप में बने रहेंगे? क्या ईरान क्षेत्रीय राजनीति में और अधिक प्रभावशाली बनकर उभरेगा? क्या खाड़ी देश नई रणनीतिक दिशा बनाएंगे? और क्या भारत इस बदलती व्यवस्था में संतुलनकारी भूमिका निभाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक बात निश्चित है, वेस्ट एशिया का इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिया गया हर निर्णय आने वाले दशकों तक प्रभाव डाल सकता है। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।